8 फरवरी 2022 की सुबह न्यूयॉर्क की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन कुछ ही देर में एक घर के बाहर सायरन गूंजने लगे। ये कोई आम रेड नहीं थी। एफबीआई की एक स्पेशल टीम उस घर में घुस रही थी, जिसके अंदर छिपे थे 1,20,000 बिटकॉइन, जिनकी कीमत आज के वक्त में करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती। एजेंट्स को पूरा यकीन था कि इतने बड़े डिजिटल हाइस्ट के पीछे कोई संगठित अपराधी नेटवर्क या इंटरनेशनल हैकर्स ग्रुप होगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा टूटा और टीम अंदर दाखिल हुई, सामने जो नजारा था उसने सबको हक्का बक्का कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी करने वाली निकली कोई ठग या गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक रंगीन एक्सेंट्रिक रैपर लड़की जो सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब और फनी वीडियो डालती थी। उसकी हरकतें देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि इस मासूम दिखने वाले चेहरे के पीछे इतनी बड़ी साजिश छुपी होगी। इस लड़की का नाम था हेदर मॉर्गन, जिसे दुनिया रैजल खान के नाम से जानती थी। और उसी के साथ एफबीआई ने उसके पति इलिया लिश्टेनस्टाइन को भी गिरफ्तार कर लिया। पर असली ट्विस्ट यहाँ था, ये केस किसी साइबर फिल्म से भी ज्यादा सिनेमैटिक था, क्योंकि यहाँ चोरी की असली चाल हैकिंग नहीं, बल्कि चुराए गए पैसों को छिपाने और घुमाने की जादुई तकनीक थी। ऐसा तरीका जिसने सालों तक दुनिया की सबसे तेज एजेंसियों को भी धोखा दे दिया। साल था 2016, जब क्रिप्टो करेंसी दुनिया के लिए एक नया और रोमांचक खेल बन चुकी थी। लेकिन एक दिन अचानक खबर आई जिसने पूरे डिजिटल मार्केट को हिला कर रख दिया। बिटफिनिक्स, जो उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज में से एक था, हैक हो चुका था। किसी ने उसके सिस्टम से करीब 1,19,754 बिटकॉइन गायब कर दिए थे। उस वक्त इसकी कीमत कुछ करोड़ों में थी, लेकिन आज की वैल्यू अरबों डॉलर से भी ज्यादा होती। ये चोरी इतनी चौंकाने वाली थी कि इसके बाद बिटकॉइन की कीमत सीधे 20% तक गिर गई और पूरी दुनिया में डर का माहौल फैल गया। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसियां एक्टिव हो गई, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये साइबर हमला किसी आतंकी संगठन का काम तो नहीं। जांच शुरू हुई तो पता चला कि ये कोई साधारण हैक नहीं था। हैकर्स ने सिस्टम के बैकएंड कोड में ऐसा बदलाव किया जिससे जैसे ही कोई यूजर अपने अकाउंट में लॉगिन करता, उसका पासवर्ड सीधा हैकरों के पास पहुंच जाता। धीरे धीरे उन्होंने हजारों यूजर्स की लॉगिन डिटेल्स इकट्ठी कर ली। इसके बाद उन्होंने एक ऐसा ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट चलाया जिससे सारे फंड्स धीरे धीरे उनके अपने वॉलेट्स में ट्रांसफर हो गए, और फिर उन्हें सिस्टम का एक्सेस लॉक पूरी तरह मिटा दिया ताकि उनके निशान तक मिट जाएं। हैकिंग के बाद जैसे सब कुछ रुक गया। ब्लॉकचेन पर वो चोरी हुआ पैसा तो दिख रहा था, लेकिन उसे कोई छू नहीं रहा था। ना किसी एक्सचेंज में ट्रांसफर, ना किसी अकाउंट से निकासी। मानो कोई भूत आकर अरबों का खजाना लूट गया और फिर गायब हो गया हवा में। साल बीते और बिटकॉइन की कीमतें अड़ी उछल कर आगे बढ़ती रहीं। जिन लोगों के पास थोड़े बहुत कॉइन्स थे, वे पैसा देखकर मल्टी मिलियनियर बन गए, और जो चोरी हुआ धन चुपचाप पड़ा था, वो भी हर डॉलर ऊंचाई के साथ अरबों में तब्दील होता गया। 4 साल की खामोशी के बाद 2020 में वही चुप्पी टूटी। चोरी किए गए वॉलेट्स से पहली बार बड़े पैमाने पर मूवमेंट दिखाई दिए, और ब्लॉकचेन के सार्वजनिक लेजर पर पैसे की परछाइयां नाचने लगीं। ब्लॉकचेन खुला होने की वजह से ये तो साफ दिख रहा था कि फंड्स हिल रहे हैं, पर सवाल यही था, किसके खाते में जा रहे हैं ये सीधे नहीं पता चल रहा था। और फिर सफलता के बावजूद हैकर्स ने एक छोटी सी गलती कर दी। उन्होंने कुछ पैसों को एक मिक्सिंग सेवा में भेज दिया। वो सेवा, जिसे आप अल्फा बी जैसा नाम दे सकते हैं, डार्क वेब पर काम करती थी, और वहां पर बिटकॉइन को दूसरे बिटकॉइन के साथ मिक्स कर देने से ट्रेसिंग को मुश्किल बना दिया जाता था। पर यह वही जगह बनी जहां बिखरी हुई कड़ियां फिर जुड़ गईं। इसके सर्वर लॉग और राउटिंग डेटा ने एजेंसियों के लिए नई राहें खोल दी, और इसी जानकारी की बदौलत एफबीआई को उस मिक्सर नेटवर्क का सुराग मिला और वो उसे सीज करने में कामयाब हो गई। अब एफबीआई के हाथ जो डेटा लगा था, वो किसी खजाने से कम नहीं था। उस डेटा में हजारों ट्रांजैक्शनों की परतें छिपी थीं। एक एक कर उन्होंने फंड्स की मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू किया। इसी दौरान कई अकाउंट्स में संदिग्ध लेनदेन दिखाई दिए, और आखिरकार उनकी नजर 2 ऐसे अकाउंट्स पर जाकर ठहर गई जो न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट में रहने वाले एक कपल के थे, हेदर मॉर्गन और उसके पति इलिया लिश्टेनस्टाइन। लेकिन जब एजेंट्स ने हेदर के सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक किए तो वे खुद चौंक गए। उनकी स्क्रीन पर एक क्रिप्टो मास्टरमाइंड नहीं, बल्कि एक मजाकिया अजीबोगरीब कंटेंट क्रिएटर थी।
हैदर मॉर्गन ऐसी उटपटांग और फनी वीडियो बनाती थी कि कोई भी सोच नहीं सकता था कि इस औरत के पास अरबों के बिटकॉइन छिपे हो सकते हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक एक राज खुलने लगा। FBI को पता चला कि हैदर पहले सिलिकॉन वैली में काम कर चुकी थी, वो जगह जहां दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां जन्म लेती हैं। वहीं उसकी मुलाकात इलिया से हुई थी, जो मिक्सरैंक नाम की एक डेटा एनालिटिक्स कंपनी के CEO थे। कंपनी अच्छा कर रही थी, लेकिन अचानक एक दिन बिना किसी वजह बताए इलिया ने कंपनी बंद कर दी। और ये सब कुछ हुआ 2016 में, ठीक उसी साल जब बिटफिनिक्स हैक हुआ था। धीरे धीरे सारे टुकड़े जुड़ने लगे थे और अब FBI को लगने लगा था कि उनकी थ्योरी सही दिशा में जा रही है। मगर दिक्कत ये थी कि अब तक उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था, क्योंकि हैकर्स ने चोरी किए गए बिटकॉइंस को खर्च ही नहीं किया था। और वो ऐसा कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर उन्होंने वो फंड किसी क्रिप्टो एक्सचेंज में भेजे होते तो वहां पैसे निकालने के लिए KYC यानी पहचान पत्र देना पड़ता, जिससे उनका नाम और लोकेशन तुरंत सामने आ जाता। इसलिए FBI बस इंतजार कर रही थी कि कहीं ये दोनों कोई गलती करें। तभी उन्हें हैदर की कुछ ऑनलाइन गतिविधियों में दिलचस्प बातें नजर आईं। हैदर अब भी फोर्ब्स जैसी बड़ी वेबसाइट्स के लिए आर्टिकल्स लिख रही थी, जिनके लिए उसे मुश्किल से 50 से $100 तक का भुगतान मिलता था। इतना ही नहीं, उसने एक छोटा सा सेल्सफॉल्स नाम का स्टार्टअप भी शुरू कर रखा था, जो बहुत खास नहीं चल रहा था। और दूसरी तरफ वही औरत इंटरनेट पर एक अलग ही पर्सनालिटी बनकर सामने आती थी, रैजल खान नाम से, एक रैपर जो फनी और अजीबोगरीब वीडियो बनाती थी। यानी ऊपर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, एक मामूली कंटेंट क्रिएटर, एक असफल उद्यमी और एक लेखिका, लेकिन अंदर ही अंदर वो अरबों के बिटकॉइन की मालकिन थी। बस गलती से एक गलत क्लिक बाकी था, जो उसे दुनिया के सामने एक्सपोज करने वाला था। इसके बाद जांच और दिलचस्प मोड़ लेने लगी। FBI को पता चला कि हैदर का पति इलिया भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा था। उसने भी एक नया स्टार्टअप शुरू किया था, जिसका नाम था एंड पास। अब FBI के अफसरों को यह बात खटकने लगी कि अगर किसी के पास अरबों डॉलर के बिटकॉइन पड़े हों, तो वो आखिर इतनी छोटी मोटी नौकरियों या स्टार्टअप्स में समय क्यों बर्बाद करेगा। कुछ तो गड़बड़ थी। तभी एजेंट्स ने इन दोनों की कंपनियों के कर्मचारियों की लिंक्डइन प्रोफाइल्स चेक की और वहीं से सारा खेल खुलने लगा। उन्हें समझ आया कि ज्यादातर कर्मचारी असल में फेक प्रोफाइल्स थे और जांच में यह भी सामने आया कि इन नकली कर्मचारियों को बिटकॉइन में सैलरी दी जा रही थी। इतना ही नहीं, जिन अकाउंट्स से ये फेक प्रोफाइल्स बनाए गए थे, उनमें एक और अजीब बात थी। सभी अकाउंट्स में एक ही बिजली का बिल इस्तेमाल किया गया था, बस थोड़ा एडिट करके। अब FBI के पास साफ साफ संकेत थे कि यहाँ पर पैसों को घुमाने यानी मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चल रहा है। और जब उन्होंने गहराई में जाकर जांच की तो पता चला कि हैदर की कंपनी को हर महीने लाखों डॉलर एक दूसरी शेल कंपनी ट्रांसफर कर रही थी। ये एक तरीका था चोरी के बिटकॉइंस को कानूनी इनकम में बदलने का। अब जांचकर्ताओं को ये तो साफ हो गया था कि इलिया को टेक्नोलॉजी का गहरा ज्ञान है, लेकिन सवाल ये था कि असली मास्टरमाइंड कौन है। क्या हैदर सिर्फ एक मोहरा थी या इस पूरे खेल की ब्रेन वही थी? तभी FBI के हाथ एक वीडियो लगा, जिसमें हैदर ये कह रही थी कि वो कई भाषाएं बोल सकती है और कई देशों में रह चुकी है। ये देखकर FBI को शक हुआ कि शायद दोनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, यानी चोरी के बिटकॉइन को दूसरे देशों में घुमा फिराकर साफ कर रहे हैं। FBI को जब ये लगा कि अब वे इस केस की तह तक पहुंच गए हैं, तभी एक और चौंकाने वाली चीज सामने आई। उन्हें एक पुराना वीडियो मिला जिसमें हैदर मॉर्गन हैकिंग के करीब 3 साल बाद कॉलेज के स्टूडेंट्स को सोशल इंजीनियरिंग पर लेक्चर दे रही थी। उस लेक्चर में वो बेहद आत्मविश्वास के साथ समझा रही थी कि कैसे कोई व्यक्ति एक ऑफिस मैनेजर या असिस्टेंट से धीरे धीरे बातचीत के जरिए जरूरी जानकारी निकाल सकता है, यानी बिना हैक किए भी किसी सिस्टम को तोड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, जब FBI ने उसके रैप वीडियो ध्यान से सुने तो उनमें भी उन्होंने हैकिंग से जुड़े कई छिपे हुए हिंट्स पाए। उसके एक गाने में वो खुलकर रैप करती है, Spearfish your password, all your funds transferred. Spearfish your password, all your funds transferred. ये लाइन सुनकर एजेंट्स हैरान रह गए, क्योंकि स्पीयर फिशिंग असल में एक सोशल इंजीनियरिंग तकनीक होती है, जिसमें ईमेल या मैसेज के जरिए किसी का पासवर्ड चुराया जाता है। यानी हैदर मजाक में नहीं, बल्कि किसी हद तक अपना असली खेल ही अपने गानों में बयां कर रही थी। अब FBI को ये समझ आने लगा कि ये सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं था, सब कनेक्टेड था। उन्होंने देखा कि इलिया का नया स्टार्टअप क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ था, जबकि हैदर का स्टार्टअप कोल्ड ईमेलिंग और सेल्स पर आधारित था, जो संभावित क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को टारगेट करता था।
इतना ही नहीं, हैदर अब क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के इंटरव्यू लेने लगी थी ताकि उन्हें भरोसे में लेकर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाई जा सकें। और जितना ज्यादा पैसा सर्कुलेट होता उतना ही आसान होता उस चोरी के बिटकॉइन को साफ करना, यानी मनी लॉन्ड्रिंग करना। अब सब कुछ एक दूसरे से जुड़ चुका था, उनके स्टार्टअप्स, उनके वीडियो, उनके काम और यहाँ तक कि उनके गाने भी। FBI को अब यकीन हो चुका था कि ये कपल सिर्फ टेक सेवी नहीं बल्कि दुनिया के सबसे चालाक क्रिप्टो लॉन्डरर्स में से एक है। ये कहानी अब एक नया खतरनाक मोड़ लेती है जब कुछ साइबर विशेषज्ञों ने नोट किया कि ये सब सिर्फ नासमझ चोरों का काम नहीं लग रहा, बल्कि इसके पीछे किसी संगठित, देशों के स्तर तक पहुंच रखने वाले हाथ का भी होना संभावना है। जांच में एक पुराने किस्से की कड़ी मिली। 2005 में यूजीन नाम के एक हैकर का नाम जुड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने पहले किसी बैंक हैकिंग में भाग लिया था। और हैरानी की बात यह थी कि दंपति में पति का सरनेम लिक्टेनस्टीन या लिकनस्टाइन भी था। ये मेल देखकर कई एजेंटों के दिमाग में एक विचार उभरा कि क्या इन दोनों के बीच पारिवारिक कनेक्शन कोई छिपा हुआ इतिहास नहीं खोल रहा। आगे की पड़ताल ने और भी अजीब संकेत दिखाए। इलिया और हैदर ने कथित तौर पर डार्क वेब पर से चोरी किए गए पासपोर्ट्स, डेबिट कार्ड्स और आईडी खरीदने का रिकॉर्ड रखा था, पर इन संवेदनशील सामानों की डिलीवरी सीधे यूएसए में नहीं पहुंचती थी। उन्हें अक्सर यूक्रेन में किसी पते पर शिफ्ट किया जा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास यूक्रेन का एक विस्तृत मानचित्र भी था जिसमें कैमरा लोकेशंस और निगरानी पॉइंट्स तक मार्क किए हुए निकले। ऐसे विवरण ये दर्शाते थे कि ये ऑपरेशन सिर्फ चलते फिरते अपराधियों की योजना नहीं थी, बल्कि एक सोच समझकर तैयार किया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेटवर्क था। इन सब बातों को जोड़कर देखने पर एजेंटों ने सोचा कि ये कोई पहली बार का अपराध नहीं, इतनी ज्यादा पूर्व योजना और देशों के पार लॉजिस्टिक्स आम अपराधियों के बस की बात नहीं होती। और फिर एक और तथ्य उभर कर आया। इलिया के पारिवारिक जड़ें रूस से जुड़ी हुई लगती थीं। इस पर भी शुरुआती तौर पर एजेंसियों के मन में सवाल उठे कि क्या किसी पावरफुल विदेशी कनेक्शन की भी भूमिका संभव है। 2021 में मामला एक और तगड़ा मोड़ लेता है जब वही जोड़ा इलिया और हैदर कानून के सामने जोड़े बनकर आ खड़े होते हैं। उनकी शादी दिखावे और शान शौकत से भरी हुई थी, जैसे किसी फिल्म की क्लाइमैक्स सीन। हजारों डॉलर उड़ाए गए, मेहमानों को महंगे उपहार और लॉटरी स्टाइल गिफ्ट बांटे गए और रैपर पर्सनालिटी राजेल खान ने खुद स्टेज पर जाकर ढांग लाने जैसा परफॉर्मेंस दिया। पर यही भव्यता उनकी गद्दी बनकर काम आई। खुशियों के बीच शायद उनका आत्मविश्वास बढ़ गया था, या शायद इतने सालों तक पैसों को घुमाने की वजह से उन्होंने जोखिम के नए तरीके आजमाने का फैसला कर लिया। उन्होंने वही बिटकॉइंस जिनकी चोरी 4-5 साल से दुनिया के ध्यान से छिपी हुई थी का इस्तेमाल कर कुछ प्रीपेड गिफ्ट कार्ड्स खरीदे और उन कार्ड्स पर अपने पते जैसे ट्रेसेबल डिटेल्स भी दर्ज करवा दिए। ये एक छोटा सा कदम लग सकता था, पर डिजिटल फॉरेंसिक के नजरिए से ये खतरनाक रूप से बड़ा था, क्योंकि यही वो गलती थी जिसने एजेंसियों को सीधे सीधे उन फाइनेंशियल पैटर्न्स और कनेक्शनों तक पहुंचने का रास्ता दिखाया, जिससे पहले केवल अनुमान ही संभव थे। FBI ने उन प्रीपेड गिफ्ट कार्ड्स और ट्रेसेबल पैटर्न्स से जो कनेक्शन बनाए थे, उसी आधार पर कोर्ट से सर्च वारंट के लिए आवेदन किया। और फिर वो दिन आ पहुंचा, 5 जनवरी 2022, जब एजेंट्स उस कपल के घर पहुंचे और तलाशी शुरू हुई। जैसे ही हैदर ने एजेंसियों को देखा, उसने तुरंत अपना आईफोन लॉक कर लिया। पर तलाशी में जो चीजें निकली वे छोटे मोटे सुराग नहीं थीं। विदेशी करेंसी के बंडल, कई लैपटॉप्स और कुछ किताबें जिनके बीच काट छांट कर छुपाने की जगह बनाई गई थी। साथ ही एक बैग भी मिला जिस पर साफ शब्दों में बर्नर फोन्स लिखा था। ये सब मिलना शक को और पुख्ता करता था, पर फिर भी ये अकेले पर्याप्त ठोस सबूत नहीं थे जिस पर तुरंत गिरफ्तारी की जा सके। असली ताबड़तोड़ सबूत तो तब बनते जब एजेंट्स के पास उन क्रिप्टो वॉलेट्स की प्राइवेट कीज होती, तभी वो चुराई गई संपत्ति तक पहुंचकर उसे फ्रीज कर पाते। और फिर जब तलाशी में मिली फाइलों का तकनीकी विश्लेषण किया गया तो उससे सामने एक हैरान कर देने वाली स्प्रेडशीट आ गई। उसमें 2000 से अधिक अलग अलग क्रिप्टो वॉलेट्स की निजी चाबियां दर्ज थीं। यही वो मौका था जब अनुमान, शक और कागजात से निकलकर एक कड़क टेक्निकल लेवल का सबूत बन गया। और अब FBI के हाथ में वो कुंजी थी जिसके बूते हुए चुराए गए कॉइन्स को ट्रैक और एक्सेस कर सकते थे। जैसे ही FBI को वो स्प्रेडशीट मिली और उसमें दर्ज प्राइवेट कीज तक एक्सेस मिला, उन्होंने बिना देर किए उन सारे बिटकॉइंस को US गवर्नमेंट के सिक्योर वॉलेट्स में ट्रांसफर कर दिया। यानी अब चोरी का पैसा सरकार के कब्जे में था। इसके तुरंत बाद FBI ने हैदर और इलियास दोनों को अरेस्ट कर लिया। अब एजेंसी के पास सबूतों का पहाड़ था जिससे बचना नामुमकिन था। कोर्ट में पेशी के दौरान इलियास ने आखिरकार कबूल कर लिया कि वही इस हैक के पीछे था और उसने ही 1,20,000 से ज्यादा बिटकॉइंस चोरी किए थे। And most of what you've heard about me
is true. I hacked Bitfinex. I stole and laundered thousands of Bitcoin. And I am so sorry for everything. हालांकि उसने ये भी कहा कि उस वक्त उसकी पत्नी हेदर मॉर्गन को इस हैक के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन बाद में जब उसे सच्चाई का एहसास हुआ तब उसने पूरे दिल से अपने पति की मदद की, खासकर फंड्स को घुमाने और ट्रांजैक्शन छिपाने में। जांच के दौरान FBI को कई गोल्ड कॉइन्स और विदेशी करेंसी भी मिली, जिन्हें सीज कर लिया गया। कुछ समय बाद हैदर को जमानत पर रिहा कर दिया गया, जबकि इलिया आज भी जेल में सजा काट रहा है। दिलचस्प बात यह है कि हैदर ने रिहाई के बाद भी अपनी रजल खान पर्सनैलिटी को छोड़ा नहीं। वो अब भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वीडियो बनाती है और क्रिप्टो कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा भी लेती है, जैसे कुछ हुआ ही ना। हालांकि आज भी करीब $1 बिलियन मूल्य के बिटकॉइंस अब तक रिकवर नहीं किए जा सके हैं, और कुछ जांचकर्ताओं का मानना है कि इस पूरे ऑपरेशन के पीछे इलिया के पिता या किसी दूसरे देश का नेटवर्क भी शामिल हो सकता है, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। काबिलियत इन दोनों में बेशुमार थी, लेकिन उन्होंने उसे गलत दिशा में लगा दिया। अगर यही दिमाग और हुनर सही काम में लगाया होता तो शायद उनका नाम अपराध की फाइलों में नहीं, इतिहास की सफलता की कहानियों में होता। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन सा स्कैम या केस स्टडी देखना चाहोगे। और हाँ, दिस इज मूवर्स एक्स्ट्रा, जहां पैसा, पावर और क्राइम के हिडन स्टोरीज मिलती हैं हर वीक एक नई ट्रूथ के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे क्यूरियस, स्टे अलर्ट।